बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना वक्त जो है वो गुजार रहे होंगे उसको यूजफुल तरह से। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग करेंगे वी विल बी डूइंग मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल इक्वेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप कह सकते हो कि जैसे जिस्म में जो अहमियत रीढ़ की हड्डी को हासिल है, वही आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में इन मैक्सवेल इक्वेशंस, ये चार इक्वेशंस हैं एंड दे आर ऑफ दैट इंपॉर्टेंस ऑफ दैट मैग्नीट्यूड कि आपकी सारी की सारी जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने किया चैप्टर 2 में, आपने इसको चैप्टर 3 4 में जो है इन मैटर चीज़ों को स्टडी किया, आपने आगे जो है मैग्नेटोस्टैटिक्स का केस जो है उन्हें स्टडी किया, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल आपने देखे, फिर आपने इसी चैप्टर के अंदर शुरू में क्वाज़ी-स्टैटिक regime में कि किस तरह से जो है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं, इन सब चीज़ों को और इससे आगे जो आने वाले जो आपके चैप्टर्स हैं आगे नेक्स्ट के कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है प्रोपिगेट करती हैं, कैसे आपकी लाइट जो है सूरज से आप तक पहुंचती है वैक्यूम में, इन सब चीज़ों का जो खुलासा है वो आपकी ये मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। सो दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो लेट्स सी के मैक्सवेल इक्वेशंस क्या हैं, ये क्यों इतनी अहमियत की हामिल हैं, और मैक्सवेल ने ऐसा क्या डिफरेंट किया और किसके नाम से ये जो चारों इक्वेशंस जो हैं, मतलब लाइक दे हैव बीन नेम्ड, उसके करेक्शन के बाद उसके नाम से इसको हम जानते हैं। और हाँ, तो ये सब चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे। तो उनको स्टडी करने से पहले नेसेसरी है कि हम पहले ये देखें कि मैक्सवेल से पहले जो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स की जो इक्वेशंस है मेनली वो किस सिचुएशन में थी, और कैसे फिर मैक्सवेल ने उसके अंदर क्या अपना जो है कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो अगर हम लोग देखें मैक्सवेल से पहले हमारे पास ये चार इक्वेशंस हैं, ये जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उन सब का निचोड़ है। आपने चैप्टर 2 में स्टडी किया इसको गॉसेस लॉ की फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में गॉसेस लॉ की, कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। रो चार्जेस हैं, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। फिर आपने आगे फर्दर स्टडी किया मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटोस्टैटिक्स के केस में, कि डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, ये क्वेश्चन शो करती है कि आपके पास कोई मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। इक्वेशन 3 जो है वो आपके पास है फैराडे लॉ, जो आपने इसी चैप्टर में स्टडी किया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है, जिसकी वजह से यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है एंड दैट गिव राइज टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको आपने इसी चैप्टर में पढ़ा है, सो यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग, एटलीस्ट ये याद होगी आपको अच्छे से, बाकी भी वैसे याद होनी चाहिए। जो चौथी क्वेश्चन है वो आपने चैप्टर 5 में स्टडी की थी, जिसको हमने एम्पेयर्स लॉ बोला, डिफरेंशियल फॉर्म है ये उसका, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, ये मैग्नेटोस्टैटिक के केस में एप्लीकेबल होती है। तो मैक्सवेल से पहले ये चार इक्वेशन जो हैं, वैसे तो थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में थी, लेकिन इसको मतलब सॉर्ट आउट करके ग्रिफिथ्स ने बड़े इजी फॉर्म में इस फॉर्म में लिख दिया है, बल्कि ग्रिफिथ से पहले भी लाइक इट हैज बीन डन। तो ये आपके पास मैक्सवेल से पहले ये इक्वेशंस थी, ठीक है। अब ये चीजें तो ठीक है, लाइक अब इसमें था कि प्रॉब्लम कहाँ पर आया, मतलब हम लोग कहते हैं ना मैक्सवेल ने क्या किया, तो उसके लिए जरूरी है कि देखें पहले कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज का डाइवर्जेंस जब हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं किसी वेक्टर को कंप्लीटली, वी हैव टू सी कि उसका डाइवर्जेंस क्या कहता है और उसका कर्ल आपको क्या वैल्यू देता है। तो आप देख रहे हो कि बेसिकली जो चार इक्वेशंस हैं ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइवर्जेंस की, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्ल की, इसी तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस है और एक मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल है। तो आपके पास वो मैथमेटिकल इनकंसिस्टेंसी एक आती है, कहाँ से आती है वो, जिसको मैक्सवेल एड्रेस करता है, वो इस रूल से आती है कि आपके पास जो कर्ल होता है, डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल दैट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। तो लेट्स सी कि क्या वाकई में ऐसा होता है, क्योंकि इसे तो आपके पास पहली दो इक्वेशन तो सिंपल डाइवर्जेंस है, दे आर ओके, दे आर फाइन। तो इन दो इक्वेशंस में कर्ल है, इनका डाइवर्जेंस लेंगे, अगर ये इक्वल टू जीरो आ जाता है दोनों साइड्स पे, तो दैट मीन्स इक्वेशंस आर ओके, बट इफ इट इज नॉट सो दैट मीन्स कि देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। दिस इज व्हाट फाउंड बाय मैक्सवेल। लेट्स सी। As I said, कि inconsistency has to do with their old rule that divergence of a curl is equal to zero। कि जब भी आप किसी कर्ल का डाइवर्जेंस लेते हो तो आपके पास जवाब आना चाहिए जीरो, ठीक। अब इसी को कंसिडर करते हुए मेरे पास चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के दो कर्ल वैल्यूज आपने देखे हैं, उनके कर्ल्स देखे हैं, तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन को देखते हैं जिसको आपने नाम दिया था फैराडेज लॉ का। वो इक्वेशन क्या थी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी। अब अगर इसका मैं डाइवर्जेंस लेती हूँ तो ये बन जाता है डेल डॉट डेल क्रॉस ई, एंड दैट इज इक्वल टू डेल डॉट माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी, ठीक। अब ये जो है डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल दैट इज जीरो, दैट्स वाई लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया जीरो।
अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या सिचुएशन बनती है कि अगर ये मैं डाइवर्जेंस अंदर ले आऊं तो मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस बन जाएगा। तो आपकी जो ऊपर सेकंड इक्वेशन थी, जिसको मैंने कहा कि कोई मखसूस नाम नहीं है, जो शो करती है कि देर आर नो मोनोपोल्स, उसके अकॉर्डिंग डेल डॉट बी को क्या होना चाहिए, जीरो। ये भी आपने पढ़ी है ऊपर, ठीक है, आई हैव शोन दिस ओवर हियर कि डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। तो सिंस डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, तो दैट्स वाई इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड दोनों हो जाते हैं जीरो। दैट मीन्स इक्वेशन इज ओके, इज फाइन, यहाँ पे तो इशू नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं अपनी ये चौथी इक्वेशन, यानी जिसका नाम है एम्पेयर्स लॉ, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे की तरफ। तो मैक्सवेल ने इसी इक्वेशन को देखा, मतलब थियोरेटिकली ही। अब थियोरेटिकली जब उसने इसको व्यू किया, तो इसका भी उसने डाइवर्जेंस लिया, मतलब कि जैसे डाइवर्जेंस ये तीसरी इक्वेशन का लिया है फैराडे वाली का, इसी तरह से एम्पेयर का भी। तो इक्वेशन का अगर डाइवर्जेंस लोगे तो क्या बनता है, डेल डॉट डेल क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट डेल डॉट जे। अब जब डाइवर्जेंस आप लोगे किसी कर्ल का, तो ये साइड तो आपकी हो जाती है जीरो। ये जो आपकी लेफ्ट साइड है ये क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जानी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अपनी राइट साइड की तरफ। अब उसमें ये टर्म आ रहा है डेल डॉट जे, ठीक है, यानी कि आपकी जो करंट डेंसिटीज है उनका डाइवर्जेंस। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ये जो है आपके पास डेल डॉट जे वाला टर्म, तो डेल डॉट जे जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस पार्शियल पी बाय पार्शियल रो बाय पार्शियल टी, जहाँ पे रो क्या चीज है, आपके पास चार्ज डेंसिटीज हैं। तो अब आपके पास अगर स्टैडी करंट है, तो स्टैडी करंट के केस में क्या होता है कि आपके पास कोई भी चार्ज पाइल अप नहीं होना चाहिए। चार्जेस का फ्लो जो है विद पैसेज ऑफ टाइम वो स्मूथ है, कहीं पे भी चार्जेस पाइल अप नहीं हो रहे हैं। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स के केस में तो ये टर्म हो जाती है जीरो। दैट्स वाई आपके पास ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है, कोई मसला नहीं है एज फार एज मैग्नेटोस्टैटिक्स इज कंसर्न्ड। तो चूंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए एम्पेयर्स लॉ भी होल्ड करेगा। लेकिन अगर हमारे पास केस स्टैटिक नहीं है, हमारे पास कहीं पे चार्ज पाइल अप होता है, तो उस केस में क्या होगा, फिर उस केस में आप पार्शियल बाय पार्शियल रो बाय पार्शियल टी को जीरो नहीं कर सकते। तो अगर पार्शियल रो बाय पार्शियल टी जीरो नहीं है, तो दैट मीन्स डेल डॉट जे जीरो नहीं है। और अगर डेल डॉट जे जीरो नहीं है, तो दैट मीन्स ये इक्वेशन जो है वो मैथमेटिकली सेटिस्फाइड नहीं है। और यहाँ पर आपके पास एम्पेयर्स लॉ एनी मोर होल्ड नहीं करेगा। तो बेसिकली यही मेन मैथमेटिकल इनकंसिस्टेंसी थी, जिसको फाइंड आउट किया, जिसको पॉइंट आउट किया मैक्सवेल ने, और फिर आगे इसका सोल्यूशन भी दिया मैथमेटिकल फॉर्म में। तो हम भी वो देखते हैं कि वो कैसे उसने जो है मैथमेटिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि इसको कहीं पे हम लोग देखें अपने फिजिकल वर्ल्ड में कि कहाँ पर ऐसी चीज हो सकती है। क्योंकि मेनली आपके पास ज्यादातर जो केसेस हैं वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के साथ, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ वास्ता नहीं पड़ता। आपका ज्यादा जो वास्ता है वो रहता है मैग्नेटोस्टैटिक्स वाले केस के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले केस के साथ। तो फैराडे वगैरह के टाइम तक भी यही चीज थी, दैट्स वाई उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली कहीं पर उनको ऑब्जर्व नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरफ जाते हो, यानी कि अब 19 सेंचुरी का आखिरी और शुरू और अभी भी, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब उनके प्रोपिगेशन को स्टडी किया गया, तो वहां पर ये इनकंसिस्टेंसी जो है ना वो है प्रॉब्लमेटिक है, उसको एड्रेस करने की जरूरत थी। तो जो है मैक्सवेल के टाइम पर, मैक्सवेल ने जब इसे किया तो उसने इसको मैथमेटिकली ही कंक्लूड किया। तो लेट्स सी कि वो हम भी देखते हैं कि कैसे उसने इसको सॉल्व किया। तो इसके लिए एग्जांपल पहले लेते हैं कि रियल लाइफ में एग्जांपल कहाँ पे लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कैपेसिटर है। कैपेसिटर में क्या होता है, आपके पास चार्ज पाइल अप होता है ना प्लेट्स के ऊपर। जैसे आप बैटरी कनेक्ट करते हो, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे बैटरी कनेक्ट करोगे तो चार्ज जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है प्लेट्स पर। तो वहां पर चार्ज पाइल अप हो रहा है, तो दैट मीन्स कि वहां पर अब इसको चेक करेंगे कि वो स्टैटिक केस नहीं है, आया वहां पे क्या सिचुएशन बनती है। ओके, एज आई सेड के एग्जांपल हम लोग लेने लगे हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जिसको हम लोग ज्वाइन किए हुए हैं एक बैटरी के साथ, राइट। अब होता क्या है कि इन केस अगर आप लेते हो मतलब इसमें जो है, अगर मैं से देखूं, मैं से सॉल्व करना चाहती हूँ, लेट्स सपोज आई एम वांट टू सॉल्व इट। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ना एक लूप में लेती हूँ, यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर एम्पेयर्स लॉ लगाती हूँ। मैं एम्पेयर्स लॉ लगाने के लिए एक एम्पेयरन लूप चाहिए, मैंने एम्पेयरन लूप ले लिया। अब एम्पेयर्स लॉ क्या होता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, ठीक है। बी डॉट बी इज मैग्नेटिक फील्ड, डी एल ये आपका जो है लेंथ एलिमेंट जो है वो सारे का सारा उसके ऊपर जो इंटीग्रेशन है, और म्यू नॉट
आपके पास परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है और आई एनक्लोज्ड कौन सा करंट जो आपके लूप के अंदर एनक्लोज होगा, या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हो वो करंट जो इसके अंदर से गुजरेगा वो आपका आई एनक्लोज्ड है। तो यहाँ पे तो ये होल्ड कर रहा है, कोई मसला नहीं, इसमें से करंट आई गुजर है, आपके पास ये चीज होल्ड करेगी। लेकिन तब क्या हो अगर मैं इसी लूप को थोड़ा सा फैला दूं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं एक लेट सपोज कि एक जो है इस पाउच को थोड़ा सा इसको समझ लें कि इसको थोड़ा सा, ये कोई बलून है, ये उसका बलून का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ पे हवा भरते हैं वो वाला हिस्सा है, और मैं इसको थोड़ा सा फुला लेती हूँ, इस तरह से फुलाती हूँ कि मेरे पास ये प्लेट जो है ना एक इसके अंदर कवर हो जाती है। और अब इस तरह से है कि मेरा लूप कि इसमें इसका ये जो हिस्सा है ये इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में आ रहा है। ठीक। अब देखो कि यहाँ पर क्या होगा, क्या यहाँ पर कोई करंट गुजर रहा है इन दो प्लेट्स के दरमियान में, कोई फिजिकल करंट यानी कंडक्शन करंट? नहीं, यहाँ पे कोई करंट गुजर नहीं रहा है। लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ कहाँ से रही है? उसका सोर्स कंडक्शन करंट नहीं है, तो उसका सोर्स क्या है? तो यहीं पर मैक्सवेल ने ये आइडिया फ्लोट किया कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास जो चार्ज है वो आपकी प्लेट्स के ऊपर पाइल अप हो रहा है, और चार्ज के चेंज, उनके विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज होने की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में तब्दीली है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में तब्दीली जो है वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा रही है। यानी फैराडे ने आपको ये लॉ प्रपोज किया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो जो है मैक्सवेल उसने ये आइडिया फ्लोट किया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के दरमियान प्रोड्यूस होता है वो आपके पास कंडक्शन करंट की वजह से नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से होता है। ये जो पाइलिंग अप ऑफ चार्ज की वजह से जो करंट जनरेट होगा इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट थोड़ा सा मिसलीडिंग टर्म है, लेकिन वो आगे हम लोग बाय द एंड ऑफ लेक्चर देखेंगे कि क्यों उसको डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया गया। वो नॉर्मल फ्लो ऑफ करंट की वजह से नहीं बल्कि आपके पास चार्ज डेंसिटी में चेंज की वजह से, विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो आई होप कि अब आपको ये चीज जो है वो फिजिकली बाय एग्जांपल क्लियर है। अब इस चीज को अब हम लोग आगे देखेंगे कि मैथमेटिकली जब उसने आइडिया दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो क्या है और कैसे उसको प्लग इन किया एम्पेयर्स लॉ में, और उसको कैसे इम्प्रूव किया चीज को। सो मैक्सवेल फिक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट जिसको जेडी बोलते हो, Maxwell realized that a changing electric field must also generate a magnetic field. Just as a changing magnetic field generates an electric field, ये फैराडे का कॉन्सेप्ट था। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दे आर इंटरलिंक्ड, दैट्स व्हाई अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड शुड आल्सो गिव राइज टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. So he added a new term to Ampere's law, which he called the displacement current. यानी JD is equal to epsilon naught partial E by partial T, ये उसका displacement current है। इसको उसने ऐड किया एम्पेयर्स लॉ में, और इस वजह से उसका जो नया नाम है वो है एम्पेयर्स लॉ विद मैक्सवेल करेक्शन। तो दिस टर्म अकाउंटेड फॉर द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। तो ये टर्म जो है वो बेसिकली रीजन थी जिसकी वजह से आपके पास वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो वहां पे कंडक्शन करंट नहीं है, वहां पे ये डिस्प्लेसमेंट करंट थी। तो बाय एडिंग इट द टोटल करंट बिकम्स कंटिन्यूअस अगेन, फिक्सिंग द मैथमेटिकल लीक एंड ensuring that charge is always conserved. तो वो जो वायलेशन सी आ रही थी वो इसको इंक्लूड करने के बाद वो वायलेशन खत्म हो जाती है। दिस करेक्शन ऑल्सो प्रिडिक्टेड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुड ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, और ये इक्वेशन बेसिकली ये करंट आपको बताती है कि कैसे आपकी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल करती है। जैसे सूरज की रोशनी आप तक पहुंचती है, वो किस में से आ रही है? वैक्यूम से आ रही है। कैसे आ रही है? वहां पे एक्चुअल चार्जेस तो बेटा आपके मूव नहीं कर रहे हैं ना, तो वहां पे किस वजह से सूरज से रोशनी हम तक पहुंचती है? इसी वजह से कि चार्जेस जब पहले मूव करते हैं, जब चार्जेस सूरज पे मूव कर रहे हैं, वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई है, वहां पर आपके पास जो एटम्स है वो न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि उनके इलेक्ट्रॉन स्ट्रिप ऑफ हो जाते हैं। तो आपके पास पॉजिटिव आयंस हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वहां पर प्लाज्मा की फॉर्म में वहां पे मौजूद हैं। तो आपके पास कहीं पे चार्जेस डेंसिटीज में चेंजेस आते हैं, चार्जेस मूव करते हैं, क्लस्टरिंग ऑफ द चार्जेस होती है आपके पास डिफरेंट लाइक जो चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। तो चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट ना होने की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वो भी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जहां पे मैक्सवेल इक्वेशन आपको सजेस्ट करती है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है उसकी विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है, और फैराडे लॉ आपको सजेस्ट करता है कि जहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उसकी विसिनिटी में
चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो यूं आपके पास सूरज से जो रोशनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, बिकॉज ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आप तक पहुंचती है। तो ये चीज आपको बताई मैक्सवेल ने, ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस टर्म। सो आपके पास अगर इसको मैथमेटिकली देखा जाए कि ये जेडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाय पार्शियल टी कैसे बनी है, तो कुछ इस तरह से बनती है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अभी आपने ऊपर देखी थी कि वो होती है डेल डॉट जे इज इक्वल टू पार्शियल रो बाय पार्शियल टी, ठीक है, विद अ माइनस साइन। अब ये जो रो है आपके पास, रो जो है आपके पास वो जो इक्वेशन है लाइक, जस्ट अ मिनट, आपके पास एक इक्वेशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी वो क्या है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू, जिसको आप गॉसेस लॉ बोलते हो, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर रो की वैल्यू जो है, अगर रो यहाँ पर क्या बन जाएगा फिर, एप्सिलॉन इंटू डेल डॉट ई, ठीक। तो यही रो की जगह पर उसने वैल्यू लिख दी है, एप्सिलॉन नॉट डेल डेल डॉट ई, ठीक। तो दैट इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट बाहर ले लिया हमने, एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाय पार्शियल टी यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो टर्म है इस टर्म को कहते हो डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट को जब हम लोगों ने एम्पेयर्स लॉ, क्योंकि पहले एम्पेयर्स लॉ आपके पास इस फॉर्म में था ना मैग्नेटोस्टैटिक्स में, सिर्फ डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो जब आपके पास केस जो है वो एनीमोर स्टैटिक नहीं रहता, तो उस केस में फिर ये एडिशनल टर्म जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं वो ऐड ऑन हो जाता है एम्पेयर्स लॉ में, और उसके बाद फिर हम इस इक्वेशन को एज फुल कहते हैं एम्पेयर्स लॉ विद मैक्सवेल करेक्शन, ठीक है। ये मैक्सवेल करेक्शन है इसमें, और ये जो बाकी है ये मैग्नेटोस्टैटिक्स के केस में सिंपली एम्पेयर्स लॉ है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा सा मजीद इस बात को डिस्कस कर लें, इसी बात को, मैक्सवेल फिक्स को। द डिस्प्लेसमेंट करंट जेडी, मतलब व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। सच अ मॉडिफिकेशन चेंजेस ओवरऑल नथिंग। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि अगर आप मैक्सवेल जो है टर्म यानी डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो हटा दो वहां से, मैग्नेटोस्टैटिक्स के केस में आप पहुंच जाते हो, यानी कि इन केस अगर आप मैग्नेटोस्टैटिक्स के रिजीम में हो तो आपके पास वो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आएगा, आपके पास सिंपली क्या टर्म होगी, डेल क्रॉस पी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। So in fact, Maxwell's term is hard to detect in ordinary electromagnetic experiments where it must compete for attention with J. That's why Faraday and others never discovered it in the laboratory. However, it plays a crucial role in the propagation of electromagnetic waves, as we will see in chapter number 9, as I've already told you about it. Apart from curing the defect in Ampere's law, Maxwell's term has a certain aesthetic appeal. Just as a changing magnetic field induces an electric field, Faraday law, so a changing electric field induces a magnetic field। ठीक, इस चीज को हम पहले बार बार कह चुके हैं कि जैसे फैराडे लॉ ने कहा कि बिकॉज तब तक ये चीज जरा वाजे हो चुकी हुई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स somehow they are connected to each other, and Faraday proposed that a changing magnetic field should give rise to an electric field. Similarly, Maxwell ने जब ये displacement current इंट्रोड्यूस करवाया एम्पेयर्स लॉ में, तो he suggested कि a changing electric field induces a magnetic field। और ये था, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि थ्योरेटिकल सारा ये है इसका, जो मैक्सवेल का काम था। इसकी जो रियल कंफर्मेशन आपके पास आती है मैक्सवेल थ्योरी की, वो आती है 1888 में विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्ट्ज ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक। और मैक्सवेल ने अपनी इस एक्स्ट्रा टर्म को नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का। क्यों दिया वो बाय द एंड ऑफ लेक्चर वी विल डिस्कस। अच्छा, अब ये लगाने से क्या होता है, ये अब चूंकि हम डिस्प्लेसमेंट करंट को डिस्कस कर चुके हुए हैं, अभी दोबारा उस कैपेसिटर वाले प्रॉब्लम पे वापस आते हैं। क्योंकि वहां पे क्या हुआ था कि जब हमने लूप यहाँ पर इस जगह पर लिया था, हमारा प्रॉब्लम हो गया था सिंपली सॉल्व मैग्नेटोस्टैट, वो म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब इस लूप को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, यानी कि यहाँ पर ले लिया ऐसे बलून शेप में, तो इसके लिए चूंकि यहाँ पर आपके पास एम्पेयर्स लॉ जो है सिंपल मैग्नेटोस्टैटिक्स वाला, वो तो वैलिड नहीं रहा ना। तो उसमें अब उसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि उसको, अब चूंकि हमें डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया हो गया है, तो अब हम लोग उसको नए सिरे से रिविजिट करते हैं और उसको दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको सिंपली अगर हम सॉल्व करें, अगर आपके पास दोनों कैपेसिटर्स यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं वो बहुत क्लोज है, तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, चैप्टर 2 में पढ़ा था हमने।
अभी जो सिग्मा है ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो इन प्लेट्स के ऊपर है। एक के ऊपर प्लस होगी और एक के ऊपर माइनस होगी। तो सिग्मा जो है वो आपके पास किसके बराबर होता है, क्यू बाई ए के, जहां पे क्यू आपके पास चार्ज है और ए क्या है आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट है। तो इस वजह से ये इक्वेशन बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ गई। अब चूंकि आपके पास चार्ज इसके ऊपर पाइल अप हो रहा है ना विद पैसेज ऑफ टाइम, तो दैट्स वाई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अब कांस्टेंट नहीं है। ये तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में होता है, मैग्नेटोस्टैटिक्स के केस में लेकिन चूंकि आपके पास यहाँ पे रो चेंज हो रहा है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी विद पैसेज ऑफ टाइम, दैट्स वाई पार्शियल ई बाय पार्शियल टी विल बिकम 1/ε0 a dq over dt। अब ये डी क्यू बाई डी टी यानी कि चार्ज फ्लो, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, वो क्या होती है आपके पास, करंट होती है। तो ये करंट जो है आई आपके पास क्या बन जाएगी, आई जो है वो आपके पास बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए पार्शियल ई बाय पार्शियल टी। ठीक है, तो ये आपके पास करंट की न्यू वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, यानी ये दोनों चीजें जो डिनोमिनेटर में आ रही हैं यहाँ पे न्यूमरेटर में चली जाएंगी एंड यू विल बी हैविंग दिस आई। अब उसके बाद आपका जो एम्पेयर्स लॉ है उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ जाएगी, यानी वो सिर्फ म्यू नॉट आई एनक्लोज नहीं होगा कि सिर्फ म्यू नॉट आई एनक्लोज लो तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, राइट। तो उसमें ये जो एडिशनल टर्म है ये आपने ऐड ऑन कर देनी है। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज प्लस म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाय पार्शियल टी इंटू डी ए। तो अब आपके पास आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। अगर आपके पास फ्लैट सरफेस है, यानी कि आप यहाँ वाले सिर्फ लूप की बात करते हो, तो उस केस में ई जीरो होगा, आपके पास सिंपली आई इनक्लोज्ड आई के बराबर आ जाएगी, यानी सिर्फ ये जो शुरू वाला फ्लैट लूप वाला केस लिया था। लेकिन इन केस अगर आप ये बलून शेप लूप ले लेते हो तो उस केस में क्या होगा कि आपको इस टर्म को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ही आपका जो है प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है। उसी केस में आपके पास जो है जो चीज है वो मतलब उसमें मैथमेटिकल इनकंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। तो आई होप यहां तक आपको ये जो चीज है ये क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं आगे कि मैक्सवेल इक्वेशंस जो है ये करेक्शन के बाद वो क्या फॉर्म लेती हैं। अब चूंकि हमने मैक्सवेल करेक्शन उसमें लगा दिया एम्पेयर्स लॉ के अंदर, तो अब इनको एक दफा रिविजिट कर लें। अब ये चारों दोबारा अपने नामों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। गॉसेस लॉ यानी कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये शो करती है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस लाइक प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स दे एक्ट एज सोर्सेज और सिंक्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपके पास जो चार्जेस हैं वो एज सेपरेट एंटिटी एज क्वांटाइज्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं। आपके पास प्लस चार्जेस माइनस चार्जेस सेपरेट सेपरेट होते हैं। प्लस चार्जेस से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ पॉइंट करते हैं, यानी ये डाइवर्जेंस को शो करता है। ठीक है, कि आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है कि जो प्लस चार्जेस हैं वहां से फील्ड लाइंस कहाँ पे जाती हैं, बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ जाएंगी हर तरफ। ठीक है, और जो माइनस चार्जेस होंगे वो अलहदा से एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनको जरूरी नहीं कि प्लस के साथ जुड़कर रहना है। तो यूं आपके पास डाइवर्जेंस होती है, कन्वर्जेंस होती है, चार्जेस क्वांटाइज्ड होते हैं, सेपरेट एंटिटी के तौर पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये चीज आपको बताती है आपका गॉसेस लॉ। सेकंड, जिसका कोई प्रॉपर नॉर्म नहीं है लेकिन चलो हम लोग इसे कह सकते हैं गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ये आपको बताती है कि कोई मैग्नेटिक चार्जेस यानी मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते फिलहाल। आपके पास एक मैग्नेट है नॉर्थ और उसका साउथ पोल है, तो ये दोनों हमेशा जुड़े होंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि आपके पास नॉर्थ सेपरेट से हो साउथ सेपरेट से हो, जैसे कि चार्जेस के केस में होता है। और मजे की बात है कि दे आर थिंकिंग, साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन टू फाइंड आउट दिस थिंग, कैसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारे बिहेवियर इनके सेम है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में चार्जेस सेपरेट क्वांटिटी एंटिटी के तौर पर क्वांटाइज्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट इन द केस ऑफ ये मैग्नेटिज्म। तो आपके पास होता ही है कि नॉर्थ से लाइंस निकलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती हैं और एंड करती हैं साउथ पोल पर। तो अगर आप इस मैग्नेटिक जो है एक मैग्नेट उसको तोड़ भी दो तो भी आपके नॉर्थ और साउथ सेपरेट नहीं होते। जो टूटे हुए मैग्नेट हैं अगेन वो उसका एक सिरा नॉर्थ और एक सिरा साउथ बन जाएगा। तो ये चीज आपको बताती है आपका ये सेकंड लॉ, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। तीसरा जो है मैक्सवेल इक्वेशन जो तीसरी है वो कहलाती है फैराडेज लॉ।
del cross E is equal to minus partial B by partial T. And what it tells you that changing magnetic field creates या induces a circulating electric field. This is how generators work. जब भी आपके पास magnetic field में change आता है तो आपके पास circulating electric fields produce हो जाते हैं. This is your Faraday's law. We have already discussed this in this chapter. चौथी मैक्सवेल इक्वेशन का नाम है अब एम्पेयर मैक्सवेल लॉ, यानी कि एम्पेयर्स लॉ विद मैक्सवेल करेक्शन, जिसमें ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, यही आपके पास मैक्सवेल करेक्शन है इस इक्वेशन में. सो व्हाट डज इट टेल यू? इट टेल्स यू कि मैग्नेटिक फील्ड्स आर क्रिएटेड बाय मूविंग चार्जेस, करंट, और बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स. यानी जब भी आपके पास मूविंग चार्जेस में कोई जो मैग्नेटिक, जहां पे भी चार्जेस में पाइल अप होता है विद पैसेज ऑफ टाइम, उसमें चेंजेस आते हैं चार्जेस की जो है डेंसिटी में या करंट की डेंसिटी में, तो उसकी वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं. तो ये लॉ कहलाता है एम्पेयर मैक्सवेल लॉ. तो ये आपके पास एक छोटी सी समरी थी मैक्सवेल इक्वेशंस की. इसको देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कहीं पे भी जाते हो, if they will be asking something from electromagnetic theory, they will be asking you about these equations. These are that much important. ओके, मैक्सवेल इक्वेशन तो आपने देख ली है. अब आप देखिए फोर्स लॉ को. ये भी आपने देखा है, लॉरेंस फोर्स इक्वेशन है ये आपके पास. फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी. ठीक है, ये आपके पास किसको बोलते हैं? लॉरेंस फोर्स बोलते हो. क्यू चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्जेस है, बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है. तो और ये नीचे जो है आपके पास अगेन ये वही है आपकी मैक्सवेल इक्वेशन है, बस उनको जो है इस तरह से लिख दिया गया है कि उनके राइट साइड पर आपके पास या तो चार्ज डेंसिटीज आ रही हैं या करंट डेंसिटीज आ रही हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही है. यहाँ पे भी देख लो, फर्स्ट इक्वेशन में भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट साइड पे. यहाँ पे भी अगर आप देखो तो लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं. और इक्वेशन नंबर 4 में भी देखो तो यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि जो करंट डेंसिटी है वो आ गई आपकी राइट साइड पर. अब इसका ये एक साथ दिखाने का जो है मकसद, ये चारों इक्वेशंस को मैक्सवेल की और ये फोर्स इक्वेशन दिखाने का मकसद ये था कि मैक्सवेल इक्वेशंस टेल यू हाउ चार्जेस प्रोड्यूस फील्ड्स, कि चार्जेस कैसे फील्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, ये आपको मैक्सवेल इक्वेशंस बताती हैं. और रेसिप्रोकली द फोर्स इक्वेशन दैट लॉ टेल्स यू हाउ फील्ड्स अफेक्ट चार्जेस. ठीक है, यानी ये बताती हैं कि किस तरह से चार्जेस जो है वो फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस. और ये जो फोर्स इक्वेशन है ये आपको बताती है कि कैसे फील्ड्स जो है वो चार्जेस पर असरअंदाज होती हैं. अच्छा, मैक्सवेल इक्वेशंस की एक बड़ी खासियत है कि देयर इज अ वेरी प्लीजिंग सिमेट्री इन दीज मैक्सवेल्स इक्वेशन. लेट्स सी कैसे. कि अगर आपके पास लेट्स सपोज के सिंपली अगर आप देखो कि अगर आपके पास जो है वो कहीं पे करंट डेंसिटी या जो है करंट डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी नहीं है, तो आपकी इक्वेशंस जो ऊपर मैक्सवेल इक्वेशंस हैं वो सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाती हैं? डेल डॉट ई, अगर रो जीरो होगा तो डेल डॉट ई भी जीरो होगा. डेल डॉट बी तो ऑलरेडी जीरो है. इसी तरह से अगर डेल क्रॉस ई माइनस पार्शियल पार्शियल टी, सिंपल ऐसे ही. और जो डेल क्रॉस बी वाला जो टर्म था यहाँ पर, वो जो म्यू नॉट जे वाला टर्म है, अगर आपके पास करंट डेंसिटी जीरो होगी तो सिंपली इस फॉर्म में आ जाएगी. अब ऐसा होने से क्या होगा कि अगर आप ई को बी से रिप्लेस कर दो या बी को रिप्लेस कर दो माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई के साथ, तो क्या होगा कि ये दोनों जो ये ऊपर वाली क्वेश्चंस हैं नीचे वाली क्वेश्चंस के साथ एक्सचेंज हो जाती हैं, ये सेम हो जाती हैं. ठीक है, आप करके देख लीजिए बेशक. लेकिन मसला क्या है कि ये जो सिमेट्री है ना, ये आई यानी कि इसका मतलब ये कि अगर रो और जे वैनिश करें तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपस में रिप्लेस होकर सिमेट्रिक हैं बिल्कुल. लेकिन रो और जे की मौजूदगी की वजह से आपके पास जो है ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये जो एम्पेयर्स लॉ विद मैक्सवेल करेक्शन, और ये आपके पास ये जो गॉसेस लॉ वाली इक्वेशन है, ये यहाँ पर जो है ना वो आपके पास सिमेट्री जो है ना वो स्पॉइल हो जाती है. तो दैट मीन्स कि यू कांट हेल्प वंडरिंग कि व्हाई द कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज आर मिसिंग, यानी देयर इज समथिंग मिसिंग यहाँ पर. तो डेल डॉट बी में कुछ मिसिंग है और डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी में कुछ मिसिंग है. तो अगर वो मिसिंग चीज क्या है, वो मिसिंग चीज अंदर आ जाए तो आपके पास ओवरऑल इक्वेशन सेट हो जाती हैं. इन शॉर्ट व्हाट ही वांट्स टू से इज के मैक्सवेल इक्वेशन बैक फॉर मैग्नेटिक चार्ज टू एग्जिस्ट, इट वुड फिट इन सो नाइसली. कि आपके पास जो मैक्सवेल इक्वेशंस है ना, इन अ वे वो आप सिमेट्री वो हैं, वो आपको ये बताना चाहती हैं कि मतलब
शो करती हैं कि यहाँ पे ना दो जो इक्वेशंस है ना, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में इनमें कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग चीज क्या है कि आपके पास मैग्नेटिक चार्जेस भी होने चाहिए, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। तो इन केस अगर कभी, अभी तो डिस्कवर्ड नहीं है मोनोपोल्स वगैरह, मतलब लेकिन अगर कभी लेटर इन फ्यूचर मोनोपोल्स एग्जिस्ट हो जाते, मतलब फाइंड आउट हो जाते, डिस्कवर हो जाते हैं, तो मैक्सवेल इक्वेशन इतनी खूबसूरत है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मेंडलीव का जो प्रोडक्ट टेबल है उसमें उसने जगह छोड़ दी ना, कि यहाँ यहाँ पर जो है वो गैप्स उसे छोड़ दिए, और बाद में वो एलिमेंट फाइंड आउट होते गए, और उसमें प्रोडक्ट टेबल में उनको सेटिंग जो है वो जगह मिलती गई। बिल्कुल इसी तरह से मैक्सवेल इक्वेशंस के साथ भी है कि इन केस अगर इन फ्यूचर आपके पास कहीं पर मैग्नेटिक मोनोपोल्स डिस्कवर हो जाते हैं, तो आपके पास वो बिल्कुल बड़ी आसानी से इन इक्वेशंस में फिट हो जाएंगे। कैसे? अगर हम लोग सपोज कर लें कि रो ई जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी है, रो एम फिर आपकी मैग्नेटिक चार्ज डेंसिटी बन जाएगी। अगर जे ई जो है वो आपकी करंट डेंसिटी है, तो जे एम आपकी मैग्नेटिक करंट डेंसिटी हो जाएगी। तो उससे फिर क्या होगा कि आपके पास ये जो पहली इक्वेशन है आपकी, जिसको गॉसेस लॉ कहते हो, वो तो सिंपली वही हो गई, वही रहेगी, डेल डॉट इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन डेल डॉट बी जीरो नहीं रहेगा, फिर उस केस में ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट रो एम, अगर आपको मैग्नेटिक मोनोपोल डिस्कवर हो जाता है। इसी तरह से आपके पास डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाय पार्शियल टी, इस इक्वेशन में तो कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जो डेल क्रॉस ई है, वहां पे भी ऐसा ही टर्म जैसे कि आप म्यू नॉट जे वाला टर्म है, अगर आपके पास के मैग्नेटिक मोनोपोल्स आए, तो फिर आपके पास कोई मैग्नेटिक जो करंट डेंसिटी है वो भी होगी जे एम। तो वो आपके पास यहाँ पे एक एडिशनल टर्म माइनस म्यू नॉट जे एम बस इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बाकी चीज एज इट इज रह जाएगी। तो दैट मीन्स कि आपके पास जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, ये इतनी सिमेट्रिक हैं कि दे बैक फॉर मैग्नेटिक चार्जेस टू एग्जिस्ट, और अगर के मैग्नेटिक मोनोपोल्स फाइंड आउट हो गए, तो दे विल बी फिटिंग इन वेरी नाइसली इन दीज इक्वेशंस। तो ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट लिए हुए हैं ये क्वेश्चंस, दे आर लाइक, इनकी अपील यूनिवर्सल है। अच्छा, यहाँ तक तो अभी तक हमने खाली खोली बात की कि जब आपके पास मैटर का हमने जिक्र नहीं किया कि आपके चार्जेस या डेंसिटीज के दरमियान में भी कोई जो है मैटर एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन आपके पास काफी सारे जगहों पर ऐसा होगा कि आपके पास देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ मैटर बिटवीन द चार्जेस। तो उस केस में फिर आपकी मैक्सवेल इक्वेशंस कैसे मॉडिफाई होती हैं, इनको अब हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो वहां पर आपने पढ़ा था कि इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब द मैटर, आपके पास वॉल्यूम बाउंड चार्जेस जो है वो बन जाते हैं रो बी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी। पी जो है वो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन टर्म है। सिमिलरली जब मैग्नेटोस्टैटिक्स का केस था, वहां पे मैग्नेटाइज्ड मटेरियल जो है वो आपके पास क्या बन जाता है, उस केस में जो मैग्नेटाइज्ड बाउंड वॉल्यूम बाउंड करंट्स हैं, वो उनकी वैल्यू बन जाती है जे बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस एम, जहाँ पे एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन है आपके पास। अच्छा, अब अगर हम लोग आते हैं नॉन स्टैटिक केस में, कि अब आपके पास जो चीजें हैं वो स्टैटिक नहीं है। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में अगर चेंज आता है, तो उसकी वजह से आपके पास जो बाउंड चार्जेस हैं, दे मस्ट ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द टोटल करंट। ठीक है? कि अगर आपके पास वहां पे पोलराइजेशन विद टाइम जो है वो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वो कांस्टेंट नहीं है, तो उसकी वजह से देयर विल बी अ फ्लो ऑफ बाउंड चार्जेस, एंड इट हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द टोटल करंट एज जेपी। तो इसके लिए हमने अगर डायग्राम देख लो, ये मैंने आपकी बुक से ही ली है, फिगर 7.47 है, कि इसमें हमने एक टाइनी चंक सा लिया है अपने पोलराइज मटेरियल का। अब इसमें क्या होता है कि पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे एक चार्ज डेंसिटी इंट्रोड्यूस हो रही है सिग्मा बी के नाम से। ठीक है? टी इज द पोलराइजेशन, सिग्मा बी जो है वो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो आपके एक सिरे पर पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, आपके पास डायपोल्स फॉर्म हो जाते हैं। एक सिरा जो है वो माइनस सिग्मा बी बन गया, और दूसरा सिरा बन गया प्लस सिग्मा बी। तो अगर आप पोलराइजेशन आपके पास इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास जो साइड पे चार्जेस हैं वो इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से एक नेट करंट फ्लो करती है। तो नेट करंट जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, डी आई इज इक्वल टू, जैसे करंट आपके पास होती है ना, कि आई किसके बराबर होता है, क्यू बाई टी के। क्यू बाय टी। तो इसको हम लोग स्पेसिफिकली विद टाइम शो करना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डी आई, और ये बन जाएगा, हाँ जो क्यू है वो आपके पास इस केस में किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा ए के। ठीक है? सिग्मा जो कि चार्ज डेंसिटी है, मल्टीप्लाई बाय द सरफेस एरिया। अगर हम लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें, तो ये क्या बन जाएगा, डी आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी।
और ये बन जाएगा आपके पास पार्शियल सिग्मा पार्शियल टी, यानी कि आपके पास चार्ज डेंसिटी विद पैसेज ऑफ टाइम जो है उसमें तब्दीली है, और साथ में डी ए पर्प, यानी कि वो एरिया जो करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर आ रहा होगा। ठीक। तो आपके पास ये जो फैक्टर है, ये सिग्मा बी का, चूंकि उसने पहले ही बताया आपको कि दैट इज इक्वल टू पी, तो दैट्स व्हाई यू कैन राइट इट लाइक पार्शियल पी बाय पार्शियल टी इनटू डी ए पर। तो यहाँ पर जो आपके पास करंट डेंसिटी है वो फिर बन जाएगी ये पार्शियल पी बाय पार्शियल टी। तो जेपी इज इक्वल टू पार्शियल बी बाय पार्शियल टी। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि आपके पास जो करंट्स हैं और जो चार्जेस हैं उनके वैल्यूज में थोड़े मॉडिफिकेशंस आ जाएंगे। तो लेट्स सी कि वो मॉडिफाई होकर क्या वैल्यूज बन जाती हैं। कि अब आपके पास इन व्यू ऑफ अबव, अब आपके पास क्या हो जाएगा कि जो रो है यानी चार्ज डेंसिटी जो है वो मुश्तमिल होगी फ्री चार्जेस प्लस बाउंड चार्जेस पर। तो फ्री चार्जेस को तो रो एफ ही लिखेंगे, लेकिन रो बी को क्या लिखा है, माइनस डेल डॉट पी, अभी आपने ऊपर देखा है वही वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। इसी तरह से अब आपके पास जो करंट डेंसिटीज हैं उनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। जे एफ जो कि फ्री करंट डेंसिटी है आपके पास, जे बी बाउंड करंट वॉल्यूम बाउंड करंट डेंसिटी, और तीसरी आ गई आपके पास जेपी जो आपके पास पोलराइजेशन की वजह से आ रही है टर्म। तो जो जे बी है वो डेल क्रॉस एम के बराबर है, ऊपर अभी आपने देखा है, और जेपी हमने देखा कि वो पार्शियल बी बाय पार्शियल टी के बराबर है। तो आपके पास जो चार्ज डेंसिटीज हैं वो यूं दो हिस्सों पर, और जो आपके पास करंट डेंसिटीज है वो तीन हिस्सों पर मुश्तमिल हो जाती हैं। तो इसकी वजह से आपके पास जो आपकी मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उसमें तब्दीली आएगी। कैसे आएगी, जहां जहां पे रो आ रहा है, जहां जहां पे जे आएगा वहां पर आपकी वो इक्वेशंस मॉडिफाई होंगी। तो मैंने ये चारों लिखी हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन दोबारा से, और उसमें से वो वाली इक्वेशन जिनमें मॉडिफिकेशन होगी इस रो और जे के प्रेजेंस की वजह से, उनको मैंने येलो में हाईलाइट कर दिया है। जबकि आपके पास ये जो दो दरमियान वाली इक्वेशन यानी डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो और डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी में, चूंकि ना तो रो का टर्म आ रहा है ना जे का टर्म आ रहा है, इसलिए ये एज इट इज रहेंगी, इनके अंदर चेंज नहीं आता, बेशक मैटर भी मौजूद हो। तो इन दो इक्वेशंस के अंदर चेंज आएगा। लेट्स सी मॉडिफाई होकर वो इक्वेशंस क्या बनती हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं गॉसेस लॉ को कि व्हाट विल गॉसेस लॉ बिकम। तो गॉसेस लॉ होता है आपके पास नॉर्मली डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक। एप्सिलॉन नॉट को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये बन जाएगा डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई। अब रो चूंकि रो एफ प्लस रो बी पर मुश्तमिल होगा, तो इस वजह से मैंने इसको लिख दिया, और रो बी जो है वो डेल माइनस डेल डॉट पी के बराबर है। ठीक। तो अब डेल वाले टर्म्स को मैं एक तरफ कर लेती हूँ लेफ्ट साइड पे, डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई, और ये माइनस दूसरी तरफ आके प्लस पी बन जाएगा, और यहाँ पे रह गया रो एफ। अब एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी ये हमने पढ़ा था चैप्टर 4 में, दैट इज इक्वल टू डी डिस्प्लेसमेंट करंट डी। तो डेल डॉट डी जो है वो रो एफ के बराबर आ गया। ये बन गया आपका वो जो गॉसेस लॉ है, पहली जो आपकी मैक्सवेल इक्वेशन है वो अब मैटर की मौजूदगी में ये फॉर्म ले लेगी। डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, उस पर कोई फर्क नहीं आना। ये आखिरी जो चौथी इक्वेशन है एम्पियर्स लॉ विद मैक्सवेल्स करेक्शन, दैट विल बिकम डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाय पार्शियल टी। ये वो इक्वेशन है। अब जे जहां पर आ रहा है तो जे जे एफ प्लस जे बी प्लस जे पी पे मुश्तमिल हो जाएगा, बाकी चीज एज इट इज आ जाएगी। जे एफ एज इट इज, जे बी डेल क्रॉस एम के बराबर होता है, जे पी पार्शियल पी बाय पार्शियल टी के बराबर होता है, ये ऊपर अभी आपने देखा है। इनको रीअरेंज कर लेंगे कि कर्ल वाले टर्म्स एक तरफ कर लिए हैं मैंने, और ये जो म्यू नॉट इनके साथ आ रहा था दूसरी तरफ जाके बी नॉट बी के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो इनको रीअरेंज करके मैंने यूं लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे कर्ल वाले टर्म्स ले लिए, जबकि दूसरी तरफ हमारे मेरे पास आ गया जे एफ, और ये पार्शियल बाय पार्शियल टी वाले टर्म्स को मैंने दोनों को कंबाइन करके पी प्लस एप्सिलॉन नॉट ई लिख दिया। अब P प्लस एप्सिलॉन नॉट ई जो है वो D के बराबर है, ये भी आपने पढ़ा है, यहाँ पर ये देख सकते हो आप लोग। और चैप्टर 6 में वी स्टार्टेड के B बाय म्यू नॉट माइनस M किसके बराबर है, ऑक्सिलरी मैग्नेटिक फील्ड H के बराबर। दैट्स व्हाई आपके पास एम्पियर्स लॉ विद मैक्सवेल करेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मैटर विल बिकम डेल क्रॉस H इज इक्वल टू JF प्लस पार्शियल D बाय पार्शियल T। अच्छा, अब इसके बाद चूंकि वो इन दो इक्वेशंस में मॉडिफिकेशन हो चुकी है, तो मैक्सवेल की इक्वेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मैटर विल बिकम डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो एफ, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, del cross E is equal to minus partial B by partial t, and del cross H is equal to JF plus partial D by partial t। अब इन इक्वेशंस में प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे D जो है और E दोनों आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड,
आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी आ रही है, ऑक्सिलरी मैग्नेटिक फील्ड भी आ रही है। तो टू अवॉइड ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए क्या होगा कि अगर आप लीनियर मीडिया है तो उस केस में आप ये सारी टर्म्स आपने पहले पढ़ी हैं, पोलराइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट करंट, ऑक्सिलरी फील्ड्स वगैरह, इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये सब को यहाँ पे लिख दिया है। आप इसमें प्लग इन करेंगे तो अगेन आपके पास ओवरऑल यूनिफॉर्मिटी आ जाती है इक्वेशन में। तो अब जो डी है, ये ये पार्शियल डी बाय पार्शियल टी, ये चूंकि डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, इसी मुनासबत से जो मैक्सवेल है, माइट भी उसकी वो जो टर्म आती है यहाँ पर जो जिसको हम लोग कहते हैं एम्पेयर्स लॉ विद मैक्सवेल करेक्शन, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाय पार्शियल टी, उसको उसने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया था। तो ये मैंने आपसे कहा था बाय द एंड ऑफ लेक्चर आपको समझ आ जाएगी, तो अभी ये वो पॉइंट यहाँ पर हम इसे उसने क्लियर कर दिया है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ तक हमने किया। अब आपने इसमें जो एग्जांपल 7.14 है और जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, वो आपकी होम असाइनमेंट है, वो आपने ओवर द वीकेंड उनको कर लेना है। मैं नेक्स्ट वीक जब आपकी क्लास लूंगी तो उस वक्त आपसे पूछूंगी कि लाइक माइट भी मैं सॉल्व भी करा सकती हूँ। तो अब ये जो आज आपने सारा पढ़ा है, इसको अगर हम लोग समराइज करें सारी चीज को, तो हमने सबसे पहले देखा मैक्सवेल इक्वेशन बिफोर, मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक्स इक्वेशन या इलेक्ट्रोडायनामिक्स बिफोर मैक्सवेल हमने स्टडी किया, चारों देखी। फिर देखा कि क्या मैथमेटिकल इनकंसिस्टेंसी जो है वो डिस्कवर की इसने मैक्सवेल ने, और कैसे उसका करेक्शन उसने सब जो है वो प्रपोज किया, और कैसे उस करेक्शन के बाद आपके पास इक्वेशंस में इम्प्रूवमेंट आया, उनके अंदर पाए जा उनमें सिमेट्री कैसे आती है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स अगर डिस्कवर हो जाते हैं तो कैसे मैक्सवेल इक्वेशंस उनको फिट इन कर लेती हैं खुद के अंदर बड़ी आसानी से। और फिर मैक्सवेल इक्वेशंस को हमने इन द प्रेजेंस ऑफ मैटर जो है वो डिस्कस किया, और देखा कि आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है मैक्सवेल की, गॉसेस लॉ, वो मॉडिफाई होगी, और आखिरी जो इक्वेशन है जिसको एम्पेयर्स लॉ विद मैक्सवेल करेक्शन, उसमें चेंजेस आते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैटर, जबकि बाकी दो इक्वेशंस जो हैं डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और आपके पास कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एज इट इज रहती हैं। तो इसी चीज को जो है वो हमने यहाँ पे समराइज कर दिया। द प्री मैक्सवेल इक्वेशंस फेल टू अकाउंट फॉर नॉन स्टेडी करंट्स, स्पेसिफिकली violating charge conservation in systems like capacitors. Maxwell fixed this by adding the displacement term, current term, epsilon naught partially by partial t to Ampere's law, proving that changing electric field generate magnetic fields. यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली कि उसने ये सजेस्ट किया कि आपके पास चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस करेंगी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स को। तो हिज रिजल्टिंग फोर इक्वेशंस यूनिफाइड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट इनटू वन कोहेसिव फ्रेमवर्क। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप इसको देखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, बेशक व्हाट्सएप कर लीजिए, बेशक यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर लीजिए। तो अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस वीकेंड।